बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये आपके न्यू काउंटडाउन है बुक चैप्टर नंबर 7 और आज हम कर रहे हैं इसका टॉपिक नंबर 5 जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री को। ठीक है, तो अभी तक हमने शेप्स वगैरह को डिस्कस कर लिया है। अब जो सिमेट्री है, सिमेट्री क्या चीज़ होती है, इसकी कितने टाइप्स होती हैं, कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो सारी डिटेल से हम ये बातें करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो सिमेट्री बेसिकली क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो सिमेट्री कहते हैं एक ऐसी लाइन को कि जो आपकी किसी भी शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, चाहे वर्टिकल लाइन हो, और चाहे वो डायगोनल लाइन हो। अब अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पर एक स्क्वायर है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इस स्क्वायर को मैं कितनी लाइंस इसके अंदर ड्रॉ कर सकती हूँ कि ये मेरे पास मिरर इमेज बने। मिरर इमेज का मतलब क्या है? जब मैं उसको फोल्ड करूँ तो दो इक्वल पार्ट्स में वो जो है वो डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखो बच्चों, और अगर हम स्क्वायर के अंदर यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो और इसके बाद इसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा कि ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको कहते हैं मिरर इमेज। अब ये देख सकते हो आप कि ये जो नीचे वाला पार्ट है वो गायब हो गया। इधर से देखूंगी तो यहाँ से नीचे वाला पार्ट गायब हो गया। ये दो इक्वल पार्ट्स आपके पास आ गए। तो ये हमारे पास ये जो बीच में हमने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल इसी तरह से मैं अगर यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँ बच्चों, जैसे ये है, तो क्या होगा? अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूं तो मेरे पास फिर से दो ऐसे पार्ट्स आएंगे जो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो ये वाली लाइन भी मेरे पास क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। आप देख सकते हो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, ये दो लाइंस नहीं, बल्कि इसको अगर मैं यहाँ पर एक बीच में डायगोनल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो भी देखो आप क्या होता है। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी ना बच्चों, तब भी मेरे पास देखना दो इक्वल पार्ट्स आएंगे। बिल्कुल ये देखिए, ये देखा आपने, दो इक्वल ट्राइंगल्स हैं बिल्कुल। ठीक है, कि ऊपर वाले को रखो तो नीचे वाला नहीं दिखता, और नीचे वाले से देखो तो ऊपर वाला नहीं दिखता। ठीक है, ये दो दो बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल्स मेरे पास आ रहे हैं। तो ये वाली लाइन भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और इस तरह एक और लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ पर आ सकती है, जो दूसरे डायगोनल से, दूसरे कॉर्नर से हमारे पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। अगर मैं यहाँ पर बीच में डायगोनल ड्रॉ करूँ तब भी मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पर ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ हो गई कि जो इस स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, अब आप देख सकते हो कि मैं इसको कितनी दफ़ा फोल्ड कर पाई, और मेरे पास यहाँ पर जितनी जो है फोल्ड्स हुए हैं उन सब में बिल्कुल सिमिलर शेप आई है। तो ये मेरे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एक स्क्वायर में ड्रॉ हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हमारे पास दो तरह के टाइप्स होती हैं सिमेट्री की। एक होती है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और एक होती है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो बच्चों ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की, जिससे हमारे पास ये दो मिरर इमेजेस आ गए। ठीक है, कि दो, एक को मैं रखूँ यहाँ पर तो ये मिरर का काम करेगा इसके लिए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। ठीक है, तो अब आपके पास जितने पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी शेप्स आ जाती हैं? स्क्वायर है, उसके बाद हमारे पास आता है इसके अंदर पेंटागॉन। पेंटागॉन में 5 साइड्स होती हैं। फिर आता है हेक्सागॉन, उसमें 6 साइड्स होती हैं। फिर आता है हेप्टागॉन, उसमें 7 होती हैं। फिर आता है हमारे पास ऑक्टागॉन, ऑक्टा मीन्स 8, उसमें 8 होती हैं। नॉनागॉन, उसके अंदर 9 होती हैं, और डेकागॉन, उसमें हमारे पास 10 होती हैं। तो ये जितने भी हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं, गॉन्स कहते हैं ये जो हमारे पास शेप्स होती हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जितनी साइड्स होती हैं उतने ही हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 साइड्स हैं, इसके अंदर आपने देखा हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब अगर हम बात करें पेंटागॉन की, तो पेंटागॉन में हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? उसके अंदर हमारे पास 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। हेक्सागॉन में 6 साइड्स हैं, तो उसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी।
अच्छा, इसके अंदर ट्राइंगल तो हम भूल गए, हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 इक्वल साइड्स होती हैं। स्केलन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात नहीं हो रही यहाँ, हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, जिसकी तीनों साइड्स बिल्कुल बराबर हों। तो उसके अंदर हमारे पास 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप बीच में हर कॉर्नर से आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स आएंगे, 2 इक्वल ट्राइंगल्स आएंगे, बिल्कुल मिरर इमेज होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी है। रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री नहीं होती बच्चों। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। ये देखो, अगर बीच में मैं यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करती हूँ और इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो मेरे पास 2 इक्वल यहाँ पर मिरर इमेजेस आएंगे। देखो, 2 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ, अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, अब अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो भी मेरे पास 2 इक्वल पार्ट्स आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ अगर, तो ये आप देख सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर डायगोनल लाइन ड्रॉ करके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं ले सकते। कैसे, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से हमें चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाती है। अब मैं इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी ना बच्चों, तो अब आप देखना कि हमारे पास जो 2 पार्ट्स आएंगे वो मिरर इमेज नहीं होंगे। एक हमारे पास ऐसे जा रहा है और दूसरा हमारे पास ऐसे आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस हम इनको कट करें और कट करने के बाद वो करें। बिल्कुल इसी तरह से जब आप यहाँ से 2 लाइंस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो भी आपके पास कुछ इस तरह से आएगा और ये मिरर इमेज नहीं है। तो मिरर इमेज किसको कहते हैं कि एक के ऊपर दूसरा साइड आ जाए, कि दूसरा साइड आपका हाइड हो जाए, गायब हो जाए, नज़र नहीं आए। जैसे कि हमने ये इसको फोल्ड किया तो जो नीचे वाला पार्ट है वो हमें नहीं दिख रहा, तो ऐसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम को अगर यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करूँ मैं और इसको फोल्ड करूँगी बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास ये पार्ट एक्स्ट्रा निकल रहा है, यहाँ पर ये पार्ट हमारे पास एक्स्ट्रा जा रहा है, ये मिरर इमेज नहीं बन पा रहा। इसी तरह से अगर बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो भी हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट यहाँ से एक्स्ट्रा निकल रहा है और इधर से देखें तो यहाँ से ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो ये भी इसके अंदर हमारे पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। इवन ये कि हम अगर डायगोनल करें तो डायगोनल में तो जब रेक्टेंगल के नहीं बन पा रहा तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखें आपके पास एक बोट सी बन गई है और ये एक दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं आ रहे। ठीक है, इसी तरह से आप इस तरफ से करके देखोगे तब भी आपके पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, तो पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास नो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अब हमने क्या कंक्लूड किया है यहाँ पर कि हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, स्क्वायर के अंदर हमारे पास 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, और उसके बाद जितने हमारे पास पॉलीगॉन्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उतनी ही हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये एक हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है हमारे पास। ठीक है, आप ये देख सकते हो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है हमारे पास। हर कॉर्नर से हमने 1 2 3 4 5 6 लाइंस हमने ड्रॉ की, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, तो ये आप ये देखो, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, 4th 5th 6, ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास यहाँ पर बन गई। उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो ये रिपीटेशन है। ठीक है, यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये 6, बाकी ये अब जो ये वाली लाइन आ रही है ये बेसिकली यही वाली लाइन है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। इस तरह से हमारे पास टोटल यहाँ पर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7F के अंदर देख सकते हैं कि हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डू द फॉलोइंग शेप्स हैव। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर इस वाले की बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर टोटल 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक शेप है, तो क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो चारों साइड्स हैं उसके अंदर आइडेंटिकल हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर्स हैं, तो अब अगर हम बीच में से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास बन सकती है, और उसके बाद हमारे पास ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर बच्चों हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें बीच में से डायगोनल, तो भी हम जब इसको
फोल्ड करेंगे बच्चों, आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, तो आपके पास बिल्कुल आइडेंटिकल एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब आप यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो ये भी आपके पास यहाँ पर ये भी फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आएंगी, 2 नहीं आएंगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या आ गया, हेक्सागोन आ गया। हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इनके कॉर्नर से 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, 1, 2 और 3। और उसके बाद अगर इनके सेंटर्स में से ड्रॉ करें तो भी हमारे पास 3 मोर लाइन्स आ जाएंगी। ये 1, ठीक है, फिर एक यहाँ पर आएगी हमारे पास सेंटर पे, ये 2, और फिर एक यहाँ पर आएगी। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर भी टोटल 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास एक क्रीसेंट है। क्रीसेंट के अंदर अगर आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस तरह से आप यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हो कि जब आप इसको इस ऊपर से नीचे फोल्ड करोगे तो आपके पास दोनों मिरर इमेज बनेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास 3 क्वार्टर एक सर्कल है जिसका एक क्वार्टर गायब है। तो अब इसके अंदर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी नहीं बना सकते कि आपके पास एक तरफ एक क्वार्टर आएगा, एक तरफ हाफ आएगा, जो कि एक दूसरे का जो है वो मिरर इमेज नहीं होगा। इसी तरह से वर्टिकल लाइन भी नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप यहाँ पर बीच में एक डायगोनल लाइन करते हो तो आपके पास ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बन जाएगी। जब इनको आप फोल्ड करोगे एक दूसरे के ऊपर तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर इमेज बनेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये आपके पास एरो का एक पॉइंट है, तो इसके अंदर आपके पास ये भी एक 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आप नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो रोटेशनल सिमेट्री है वो कंप्लीट होता है। दूसरा वाला अब हम देख लेते हैं, सॉरी ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री थी, अब हम रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है। रोटेशनल सिमेट्री के अंदर कहते हैं कि आप एक सेंटर हो आपके पास इस शेप का, ठीक है, आपने सेंटर बनाया और इस सेंटर से अब आप इस सेंटर के ऊपर रख के इसको मूव करो राइट साइड पे, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा इसको मूव किया तो पहले ये वर्टिकल था, अब ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। फिर इसको एक दफ़ा आपने इसी सेंटर से मूव किया तो ये दोबारा से वर्टिकल हो गया। अब ये उसी शेप में वापस आ गया जिसमें ये पहले था। तो एक दफ़ा हमने इसको मूव किया एक टर्न, फिर दूसरी दफ़ा हमने इसको मूव किया 2 टर्न्स, तो ये हाफ टर्न कहलाता है 2 टर्न्स के बाद, ठीक है। तीसरी दफ़ा हमने इसको टर्न किया तो ये 3rd टर्न है, और फिर से ये हॉरिजॉन्टल शेप में आ गया, और ये हमने इसको वापस किया तो ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, ठीक है। अपने ओरिजिनल पोजीशन में आते आते इसने कितने टर्न्स लिए, 4 टर्न्स लिए, तो ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। तो इसके अंदर एक स्क्वायर के अंदर या एक रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के ऊपर हम इसको रोटेट करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी आ गया। और फिर हाँ देखो, इसके अंदर हमने क्योंकि 4 टर्न्स किए बच्चों, और जब एक टर्न पूरा कंप्लीट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये हमारे पास बनते हैं टोटल 360 डिग्रीज, ठीक है। ये बातें अब आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे पास एक पूरे टर्न के अंदर 360 डिग्रीज होते हैं, इसलिए जब पहला टर्न होगा तो उसमें हमारे पास कितने डिग्रीज आएंगे, 90 डिग्रीज, ठीक है। दूसरा टर्न होगा उसमें हमारे पास कितने जो है वो डिग्रीज होंगे, 180 डिग्री, ठीक है। तीसरे टर्न के अंदर हमारे पास 270 डिग्रीज होते हैं, और 4th टर्न में हमारे पास 360 डिग्रीज कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो अब आपको पता होनी चाहिए। सेंटर ऑफ रोटेशन से हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कैसे पता लगाते हैं बच्चों। तो इस पॉइंट के ऊपर रख के जब हम इसको टर्न कर रहे हैं तो टर्न करने में ये जो इसकी अपनी पोजीशन है, इस पोजीशन पर ये कितनी दफ़ा वापस आएगी 360 डिग्री टर्न करने पर। तो अब आप गौर से देखो, एक दफ़ा टर्न किया, 90 डिग्री टर्न किया मैंने इसको, ठीक है, और ये क्या हुआ, अपनी पोजीशन से चेंज हो गई। लेकिन जब मैंने इसको 180 डिग्री टर्न किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई। अभी पूरा मैंने इसको 360 डिग्री टर्न नहीं किया है, सिर्फ मैंने इसको हाफ टर्न किया, दैट इज़ 180 डिग्री टर्न, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई, ठीक है। अब एक मरतबा वापस आई है, अभी 3rd टर्न कर रही हूँ, यानी 270 डिग्रीज टर्न किया मैंने, तो फिर से अपनी पोजीशन से ये जो है वो हट गई है। लेकिन जब 4th टर्न किया मैंने, 360 डिग्री टर्न किया, तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में क्योंकि वापस आ गई है, तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है एक रेक्टेंगल का, वो 2 होता है, ठीक है। जितनी मरतबा 360 डिग्री टर्न करने में एक शेप
अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है, वो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर इस स्क्वायर की बात करें, ठीक है, स्क्वायर के अंदर ये मेरे पास है पॉइंट ऑफ रोटेशन, इस पॉइंट से मैं इसको रोटेट करूँगी, अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, मैंने इसको 90 डिग्री टर्न किया तो भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। क्यों यहाँ पर फ़र्क क्यों है? क्योंकि इसके चारों साइड बिल्कुल बराबर हैं। आप गौर से देखोगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जिसमें था उसी में है। हालांकि मैंने इसको अभी सिर्फ 90 डिग्री रोटेट किया, मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर रही हूँ, यानी कि 2 टर्न्स हो रहे हैं इसके, तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। थर्ड टर्न करेंगे तब भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, और फोर्थ टर्न करेंगे तो भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। फोर्थ टर्न करने पर जो शेप है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है, ठीक है, और हर दफ़ा टर्न करने पर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन इसने मेंटेन की, तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है वो 4 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जितनी दफ़ा वापस आएगी 360 डिग्री टर्न करने तक, तो वो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम का सेंटर ऑफ रोटेशन हमारे पास कितना होगा, यहाँ पर हमने इसका सेंटर ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इसको जब एक दफ़ा टर्न करते हैं तो अभी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल हो गया, इसने पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है, 90 डिग्री टर्न किया, फिर हमने इसको 180 डिग्री टर्न किया तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई, तो इसका मतलब है कि 1 ऑर्डर इसका हो गया। फिर इसको हमने मजीद 90 डिग्री टर्न किया, दैट इज़ 270 डिग्री टोटल टर्न किया थर्ड टर्न में, ये फिर से इसकी पोजीशन चेंज हो गई, और फोर्थ टर्न किया इसको तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई और इसका 360 डिग्री टर्न जो था वो कंप्लीट हो गया। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 2 है। तो हमें पता चला यहाँ से कि एक रेक्टेंगल का और एक पैरेललोग्राम का जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो 2 होता है, लेकिन एक स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 4 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके अंदर हमसे कह रहे हैं फाइंड पॉइंट ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ रोटेशन हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो एरोज़ हैं 2 एरोज़ एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम अपना इसको करते हैं तो इसको जब हम पहली दफ़ा मूव करेंगे तो अभी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा कि हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। फिर इसको एक मर्तबा और हम मूव करेंगे तो ये नीचे की साइड पर चला गया, ठीक है, ये नीचे की साइड पर चला गया, इसको अभी हमने 180 डिग्री टर्न किया है। इसके बाद इसको एक दफ़ा और टर्न करते हैं तो ये 270 डिग्री टर्न हुआ थर्ड टर्न के अंदर, और किसी भी पोजीशन में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ रहा अनटिल एंड अनलेस कि हम इसको अपने फोर्थ टर्न करते हैं, यानी 360 डिग्री टर्न कंप्लीट करते हैं, तो अब ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन में वापस आया है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन तो ये है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इस एरो की बात करें तो इस एरो को अगर हम यहाँ पर इसका कहें ये हमारा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये, ठीक है, तो इसको जब हम एक दफ़ा मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, 90 डिग्री मूव करने पर यहाँ पर इसका जो है वो एरो आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम इसको 180 डिग्री मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है एरो इधर चला जाएगा। फिर इसको एक दफ़ा और मूव करेंगे तो फिर इसका हमारे पास जो माउथ है वो इस साइड पर आ जाएगा और इधर इसका एज हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ टर्न करेंगे, ये फर्स्ट टर्न था, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, और ये फोर्थ टर्न में जब वापस करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आएगा, इसलिए इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 1 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं कि इसको 360 डिग्री आप जब मूव कर रहे हैं, यानी कि जिस पोजीशन में ये है यहाँ से पूरा गोल घुमाकर जब इसको यहाँ पर वापस ले आते हैं, इतनी देर में ये इस पोजीशन में आपको कितनी दफ़ा नज़र आता है, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। जैसे हमने स्क्वायर में देखा था कि स्क्वायर को हमने जब पूरा 360 डिग्री टर्न किया, पूरा घुमा दिया, इतनी देर में हमें 4 मरतबा स्क्वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नज़र आया है, इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 4 था। रेक्टेंगल हमें सिर्फ 2 दफ़ा नज़र आया, पैरेललोग्राम हमें सिर्फ 2 दफ़ा नज़र आया, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास 2 था। अब इस तरह ये वाले जो एरोज़ हैं आप इसको देखोगे तो जब आप इसको मूव करोगे तो ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, क्योंकि चारों तरफ हमारे पास जो एरो है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जब पहली दफ़ा मूव करेंगे तो ये क्या होगा, इस पोजीशन में आएगा जो कि सेम रहेगी पोजीशन, ठीक है। फिर ये जो है यहाँ से फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। 4 टर्न्स होंगे इसके अंदर 360 डिग्री टर्न में, और ऑल 4 टाइम्स आप देखोगे कि इसके अंदर जो इसकी पोजीशन है वो सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 4 होगा,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक स्माइली फेस है। स्माइली फेस के अंदर जब आप इसको एक दफ़ा मूव करोगे तो क्या होगा, इसके जो आईज़ हैं वो वर्टिकल हो जाएंगी और इसका जो स्माइल है वो इस तरफ आ जाएगा। फिर इसको जब आप इसको एक दफ़ा और मूव करोगे तो यहाँ पर आईज़ आ जाएंगी और यहाँ पर इसकी स्माइल आ जाएगी। ठीक है। फिर जब आप इसको थर्ड टर्न करोगे तो आईज़ इधर आ जाएंगी और स्माइली फेस इधर आ जाएगा, और जब फोर्थ टर्न करोगे तो फिर दोबारा से आईज़ इधर वापस आ जाएंगी और स्माइली इधर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है। ठीक है। अलबत्ता अगर हम इसको 360 डिग्री मूव कर रहे होते तो यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड इसके जो है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है, क्योंकि सर्कल के जो है हमारे पास अनलिमिटेड लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेपीजियम है, लेकिन ये ट्रेपीजियम हमारे पास आइसोसेलेस है कि इसकी दोनों साइड्स जो है वो ये हमें नज़र आ रही हैं कि आइडेंटिकल हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर ये करते हैं ना, इसका ये देखो, ये हम यहाँ पर इसका सेंटर अगर बनाते हैं, पहली दफ़ा जब इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारे पास शेप। ठीक है, पहली दफ़ा मूव करने पे। सेकंड टाइम जब हम इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। थर्ड टाइम जब हम इसको मूव करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगी, और फोर्थ टाइम जब हम इसको मूव करेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास ओनली 1 है। ठीक है। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप लोग और देख लो, एक हार्ट है। ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने क्या किया, यहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन बनाया। ठीक है। पॉइंट ऑफ रोटेशन बनाया, पहली दफ़ा जब इसको मूव करेंगे तो ये इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी। ठीक है। इसका जो माउथ है वो इस तरफ आ जाएगा। फिर सेकंड टाइम जब इसको मूव करेंगे तो ये वाला पार्ट है वो नीचे की साइड पर चला जाएगा और ये सेंटर आपका इधर ऊपर आ जाएगा। फिर इसको थर्ड टाइम जब मूव करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, और फिर फोर्थ टाइम जब मूव करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आएगा। तो इसके 4 टर्न में, ये फर्स्ट टर्न था, ये सेकंड टर्न, ये थर्ड टर्न और ये फोर्थ टर्न, इन चारों टर्न्स में आप देख सकते हैं कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में सिर्फ एक मरतबा आया है, यानी 360 डिग्री टर्न करने पे सिर्फ एक दफ़ा अपनी पोजीशन में आया है। तो इसलिए हम कहेंगे ड्यूरिंग अ फुल रोटेशन द हार्ट शेप कॉन्साइड्स विद इट्स ओरिजिनल शेप एंड पोजीशन ओनली वंस। इसलिए यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, हमारे पास 1 है। ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।